नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, नवीनतम निर्णय में आज हम एक केस को डिस्कस करेंगे जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान किया है। अब पहले समस्या को समझिए। मान लीजिए कि एक प्रकरण में राजस्थान में एफआईआर पंजीकृत होती है। अभियुक्त अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत करता है प्रार्थना पत्र कर्नाटक के किसी सत्र न्यायालय में, कर्नाटक राज्य के किसी सत्र न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में कर्नाटक राज्य के। प्रश्न ये उठता है कि क्या माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय या कर्नाटक राज्य का सत्र न्यायालय ऐसे प्रकरण में जिसमें उसको टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है, एफआईआर उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता से परे पंजीकृत किया गया है, अग्रिम जमानत के संबंध में जो उसको शक्ति है सीआरपीसी के अंतर्गत की धारा 438 के अंतर्गत उसका प्रयोग कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य 2023 का ही निर्णय है मित्रों। इसमें एसएलपी का जो नंबर है 011-423 to 426, इसमें ये निर्णय आया है प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा है कि हाँ, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सत्र न्यायालय अपने टेरिटोरियल जुडिक्शंस के बाहर पंजीकृत मामलों में भी सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें माननीय उच्चतम न्यायालय ने रखी हैं। उन शर्तों को जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब उन शर्तों को ध्यान में रख के ही अग्रिम जमानत के संबंध में ऐसे न्यायालय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या है वो, क्या शर्तें रखी हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में दो प्रश्न थे। उदाहरण के लिए दो प्रश्न थे। पहला जो प्रश्न था, क्या धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने की हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय की शक्ति का प्रयोग क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर पंजीकृत किए गए एफआईआर के संबंध में किया जा सकता है। दूसरा जो प्रश्न था, पहला प्रश्न समझ गए आप कि क्या 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर पंजीकृत एफआईआर के मामले में कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या अग्रिम जमानत चाहने वाले आवेदक को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 438 सीआरपीसी प्रस्तुत करने हेतु सक्षम बनाने के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत या अंतरिम सुरक्षा देने की जो प्रथा चल रही है वो आपराधिक न्याय प्रशासन के अनुरूप है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यानी कि प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सत्र न्यायालय ऐसे मामलों में भी अग्रिम जमानत की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, सीमित अग्रिम जमानत दे सकते हैं जिनमें एफआईआर उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर पंजीकृत किया गया। अर्थात जो अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर रहे थे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से बाहर जो अग्रिम जमानत का प्रावधान है, तो उसमें जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय एवं पटना उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत का आदेश नहीं दे सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया यह आदेश प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसला आने के बाद अप्रभावी हो गया। अब हम एक एक करके मित्रों देखते हैं कि क्या शर्तें रखी माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीमित
अग्रिम जमानत प्रदान करने के संबंध में क्या शर्तें रखी हैं। तो जो पहली शर्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने रखा है वो कहा है कि सीमित अग्रिम जमानत प्रदान करने से पहले, पहली शर्त क्या है, सीमित अग्रिम जमानत प्रदान करने से पहले सीमित अग्रिम जमानत प्रदान करने वाला न्यायालय एफआईआर के संबंध में जांच करने वाले अधिकारी एवं उससे संबंधित लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्त अवसर देगा। यानी कि जांचकर्ता और संबंधित लोक अभियोजक को नोटिस जारी किए बगैर, उनको सूचित किए बगैर कोई अग्रिम जमानत इस प्रकार यानी कोई भी सीमित अग्रिम जमानत नहीं दिया जा सकता। ये फर्स्ट शर्त रखी थी। साथ ही कहा था कि यदि माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को ऐसा लगता है कि तात्कालिक रूप से कोई ऐसी आशंका है या ऐसा कोई कारण विद्यमान है कि उनको नोटिस किए बगैर उसमें उनको कुछ अंतरिम सुरक्षा दी जानी चाहिए, तो ऐसे मामलों में वो संबंधित न्यायालय अंतरिम सीमित अग्रिम जमानत प्रदान कर सकते हैं, अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर सकते हैं और फाइनली जो ऑर्डर पास करेंगे वो जांच अधिकारी और लोक अभियोजक को सुनने के बाद करेंगे। तो ये फर्स्ट शर्त थी। दूसरी जो शर्त थी उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर सीमित अग्रिम जमानत आदेश में उन कारणों को दर्ज करना चाहिए कि आवेदक को अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी की आशंका क्यों है। मतलब ये नहीं कि मनमाना कोई आशंका है ही नहीं और आपको अग्रिम जमानत के लिए आप चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने और सेशन न्यायालय ने जमानत दे दिया। नहीं, सीमित अग्रिम जमानत आदेश में उन कारणों को उल्लिखित किया जाएगा कि ऐसे आवेदक को अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी की आशंका क्यों है। उसमें ये भी न्यायालयों को स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार का जो सीमित अग्रिम जमानत दिया जाएगा उसकी जांच की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि अगर कोई निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो दिक्कत होगी उसमें। तीसरा चीज़ है कि ये माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय जो सीमित अग्रिम जमानत प्रदान कर रहा है उसको इस बात को पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस राज्य में एफआईआर पंजीकृत है उसमें धारा 438 प्रभावी है या उस अपराध के संबंध में जिसमें वो सीमित अग्रिम जमानत देने जा रहा है उस अपराध के संबंध में उस राज्य में कोई संशोधन तो नहीं है जहाँ पे एफआईआर पंजीकृत हुआ है। अर्थात एफआईआर पंजीकृत होने वाले राज्य में यदि वह अपराध अग्रिम जमानत की परिधि से बाहर है तो ऐसे मामलों में सीमित अग्रिम जमानत नहीं दिया जा सकता है। या ऐसे राज्यों के संबंध में जिसमें कि 438 ही प्रभावी नहीं है उसमें, जैसा कि पहले उत्तर प्रदेश में था, उसके ऐसे मामलों में सीमित अग्रिम जमानत की जो शक्ति है इस रूलिंग के द्वारा मिली है उसको नहीं दिया जा सकता है। तो इसके अलावा आगे क्या है, आवेदक की क्षेत्रीय अधिकारिता वाली अदालत से ऐसी अग्रिम जमानत मांगने में असमर्थता के बारे में भी अदालत को संतुष्ट करना होगा। यानी आवेदक को जो इस प्रकार सीमित अग्रिम जमानत चाहता है उसको उस न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि वो क्षेत्रीय अधिकारिता वाले न्यायालय में क्यों ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में, तत्काल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण शर्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरूपित किया और कहा कि इसका पालन होना चाहिए कि अभियुक्त एवं न्यायालय के बीच क्षेत्रीय संबंध होना चाहिए। अर्थात वह न्यायालय जो सीमित अग्रिम जमानत प्रदान कर रहा है और आवेदक अभियुक्त में एक संबंध होना चाहिए, क्षेत्रीय संबंध होना चाहिए। यानी ये चॉइस पे नहीं रहेगा कि आवेदक उस राज्य में जाके जहाँ उसको लगता है कि अग्रिम जमानत इजली मिल जाएगा जाके वो कर ले, तो इस तरह की नहीं होगा, उसके संबंध होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि यदि अभियुक्त के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर पंजीकृत हुई है, वो उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहता है जहाँ वो नहीं पहुँच सकता है, या राजस्थान में जैसा कि इस मामले में था एफआईआर पंजीकृत होती है, वो कर्नाटका में रहता है अभियुक्त,
या तो कर्नाटका का निवासी है या कर्नाटका में जॉब करता है या किसी अन्य परिस्थितियों से जो युक्त होनी चाहिए, कर्नाटका में उसको आधार होना चाहिए एफआईआर पंजीकृत करने के लिए। अर्थात अभियुक्त और सीमित अग्रिम जमानत प्रदान करने वाले न्यायालय के बीच क्षेत्रीय संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय अपनी अधिकारिता से परे यानी अधिकारिता के बाहर पंजीकृत एफआईआर के मामले में भी सीमित अवधि के अग्रिम जमानत आदेश दे सकते हैं। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ आधार भी बताए हैं, जैसे कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शारीरिक क्षति के लिए उचित एवं तात्कालिक खतरा। जहाँ एफआईआर पंजीकृत हुई है वहाँ स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन की युक्त आशंका, मनमानी चिकित्सा स्थिति, व्यक्ति की दिव्यांगता, इन आधारों पर सीमित अग्रिम जमानत की मांग की जा सकती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए मित्रों। धन्यवाद। नमस्कार।